Hello, all. A very warm good morning to all of you. I welcome you to the Business Standard newspaper analysis of 22nd of November, that is of today. My name is Rahul Kopulwar and I am your faculty for general awareness. So, some of the news that we will be discussing today are with respect to anchor investors, uh, IPEF, FDI and FII, asset under management, SEBI's corporate debt fund, RBI's handbook data, Tata Technologies, IPO, and so on and so forth. So, first news is with respect to SEBI's corporate debt fund. तो उसके पहले आप ये न्यूज एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिए. I'll give you 1 minute. पहले एक बार जो भी लिखा है वो एक बार पढ़ लीजिए. चलिए, तो सेबी ने एक चीज बोली थी कुछ महीने पहले टू दी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज. एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ऐसे कंपनीज जो म्यूचुअल फंड्स को चलाती है, उनको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बोलते हैं. चलो, तो सेबी ने एसेट मैनेजमेंट कंपनी को एक चीज बोल दी थी कि आपको एक कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड बनाना है. अभी ये फंड के पीछे का रीजन क्या है? ये फंड के पीछे का ये रीजन है कि हमें लिक्विडिटी को बना के रखना है इन द डेट मार्केट्स. क्या करना है? हमें लिक्विडिटी को बना के रखना है इन द डेट मार्केट्स. फॉर एन एग्जाम्पल, राहुल एक इन्वेस्टर है. तो राहुल ने एक डेट सिक्योरिटी ली है, मान के चलो रिलायंस का उन्होंने बॉन्ड लिया है. बट रिलायंस का बॉन्ड उनको बेचना है यार. उनको कब बेचना है? December 1, 2023 को उनको ये बॉन्ड बेचना है. तो जब उनको बॉन्ड बेचना है तो कुछ ना कुछ बायर्स भी रहने चाहिए ना डेट मार्केट्स में, बॉन्ड मार्केट में, तभी जाके राहुल जो है अपने रिलायंस का बॉन्ड बेच पाएगा. चलो, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, सेलर तो सेल करना चाहते हैं बॉन्ड्स, बट मार्केट में कोई बायर्स ही नहीं होते हैं. तो इसी चीज को खत्म करने के लिए सेबी ने एसेट मैनेजमेंट कंपनी को बोला था कि आपको ये डेट, एक कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड ओपन करना है. चलिए, तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या करेगी? जब ऐसी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी डेट मार्केट में, तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ऐसे डेट्स को बाय करेगी. क्या करेगी? ऐसे डेट्स को बाय करेगी. ठीक है, ये चीज किसने बोल दी है? ये चीज सेबी ने बोल दी है एसेट मैनेजमेंट कंपनी को. तो उनको ये चीज मैंडेटरीली करनी ही करनी पड़ेगी. अगर ये चीज नहीं होती तो क्या होता? यहाँ पे राहुल जैसे इन्वेस्टर का नुकसान हो जाता. नुकसान कैसा नुकसान? यार, राहुल को बहुत ज्यादा जरूरत है 1 दिसंबर को कि उसके कोई फैमिली में एक बड़ा फंक्शन है, तो जिसके लिए उसको रिलायंस में उसने जो इन्वेस्ट किया वो पैसा 2 लाख रुपीज वो निकलवा लेना था. बट कोई बायर ही नहीं है, तो वो सेल कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा. अगर सेल नहीं कर पाएगा तो वो पैसा जो है उसका वही के वही पे फंसा रहेगा. तो वो पैसे का कुछ भी यूज नहीं कर पाएगा अपने घर के फंक्शन के लिए. तो ये बहुत बड़ी दुविधाएं थी. तो यही दुविधा को खत्म करने के लिए सेबी ने ये एक डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड स्टार्ट करने के लिए बोला है. किसको? एसेट मैनेजमेंट कंपनी. तो ये जो फंड है, कितने करोड़ का फंड है? ये जो फंड है आपके 33,000 करोड़ का फंड है. इसमें अभी तक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने कितना पैसा डाला हुआ है? 31,000 करोड़, 3,100 करोड़ अभी तक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने डाला है अप्रोक्सीमेटली. बाकी का बचा हुआ पैसा कौन देगा? बाकी का बचा हुआ पैसा गारंटी के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा. ठीक है, तो यार ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने ना अपना 31 करोड़ तो खर्च कर दिया बाय करने में सिक्योरिटीज. ठीक है, मैंने जस्ट राहुल का एग्जांपल दिया, बट राहुल जैसे तो बहुत लोग होंगे जिनको ये अपने सिक्योरिटीज को सेल करना है.
तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करेगी, अपना जो भी पैसा है वो डेट फंड में डाला हुआ है वो 31 करोड़ को इस्तेमाल करेगी और ऐसे सिक्योरिटीज को बाय कर लेगी। बट उसके बाद क्या, उसके बाद भी अगर राहुल जैसे इन्वेस्टर को सेल करना है उसके बॉन्ड्स, तो कहां से पैसा आएगा, तो पैसा आएगा गवर्नमेंट के तरफ से। कितना पैसा आएगा, मैक्स टू मैक्स 30,000 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो अभी ये जो लिक्विडिटी क्राइसिस या लिक्विडिटी क्रंच आया है मार्केट में, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा आपका सेबी। कौन डिसाइड करेगा, याद रखिए सेबी डिसाइड करेगा, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ना ही आरबीआई। कौन डिसाइड कर रहा है, सेबी। चलो, तो बस न्यूज समझ गया। अभी कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको इसमें याद रखने पड़ेंगे। क्या है यार, ये फंड सेटअप हुआ है एज एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। किसने लॉन्च किया है, निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया है इन द मंथ जुलाई 2023। बट इसका रेगुलेटरी आर्किटेक्चर किसने डिसाइड किया है, सेबी ने डिसाइड किया था इन द मार्च 2023। जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि डिसाइड कौन करेगा कि लिक्विडिटी क्राइसिस कब आया है, ये डिसाइड करेगा आपका सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। ठीक है, पैसा कितना वो कॉर्पस में होना चाहिए वो कौन डिसाइड कर रहा है, वो भी डिसाइड कर रहा है सेबी। बट लॉन्च किसने किया था, लॉन्च किया था आपके निर्मला सीतारमन जी ने। बट उसके पीछे का रेगुलेशंस या उसके पीछे का रेगुलेटरी आर्किटेक्चर कौन डिसाइड कर रहा है, सेबी ने डिसाइड किया हुआ है। चलो, the fund has a reset period of 6 months. This means the corpus will continue to grow every 6 months as any income generated from this scheme must be retained in the scheme. It cannot be distributed. Furthermore, every 6 months, the contribution of AMCs must come only on the incremental AUM, but there is no refund option for MFs if they see a dip in the debt AUM. ठीक है, यहां पे क्या बोला है पहले आप समझो। तो ये जो पैसा 3100 करोड़ साइड में निकाल के रख दिया ना एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने, तो अगर वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऐसा पैसा साइड में निकाल के रखेगी तो उनके लिए कुछ फायदा होगा क्या, उनके लिए कुछ फायदा नहीं होगा। तो सेबी बोलता है उनको, ये जो पैसा है ना आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो जिसका मैच्योरिटी मैक्सिमम 7 डेज के लिए है। ठीक है, सो ऐसे कौन से सिक्योरिटीज हो गए यार, लो ड्यूरेशन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, ट्राई पार्टी रेपो हो गया एंड गारंटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड रेपो हो गया। तो ऐसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाएगा जिसकी मैच्योरिटी अप टू 7 डेज है। तो उस इन्वेस्टमेंट पे जो भी पैसा, कितना इन्वेस्टमेंट यार 3100 करोड़ के, जो भी इन्वेस्टमेंट पे पैसा इनको मिलेगा, किसको, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, वो जो भी रिटर्न्स मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे वो फिर से इन्वेस्ट किया जाएगा। कहां पे इन्वेस्ट किया जाएगा, वही कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड में। समझिए, उन्होंने 3100 करोड़ इन्वेस्ट किया है ये 7 दिन के सिक्योरिटीज में। वहां पे अगर 1 करोड़ का उनको फायदा हुआ तो जो 1 करोड़ भी उनको आ रहा है ना, वो कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड में ही चला जाएगा। ठीक है, सो इस केस में कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड कितने रुपयों का हो गया, 3200 करोड़ का हो गया है। आई होप इट इज क्लिस्टर क्लियर। चलो, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द फंड हैज अ रिसेट पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो जो जो इन्वेस्टमेंट पे उनको रिटर्न मिल रहे हैं, जो भी रिटर्न है उनको 6-6 महीने में वो फंड्स में डालते रहने हैं। क्लियर। Furthermore, every 6 months the contribution of AMC must come only on the incremental AUM. ठीक है, what is meant by AUM, asset under management। ठीक है यार, एक राहुल लिमिटेड है, वो अपना म्यूचुअल फंड चला रहा है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला है, कितना पैसा डाला है यार, 100 रुपीज। तो वो जो 100 रुपीज का म्यूचुअल फंड क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। कहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा, डेट मार्केट्स में या फिर शेयर मार्केट में, जहां पे उसको इन्वेस्टमेंट करना है वो कर देगा। तो ऐसा पैसा जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी संभालती है ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स, उसको आप एसेट अंडर मैनेजमेंट बोलोगे। क्लियर है, चलो क्लियर है। तो ये एसेट अंडर मैनेजमेंट का जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है वो भी कॉर्पोरेट डेट फंड में जाना चाहिए। इंक्रीमेंट मतलब क्या यार, 100 रुपए का अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ठीक है, वो कल जाके अगले साल 120 रुपया हो गया।
तो ये जो 20 रुपए जो हुआ है ना, उसका भी कुछ परसेंटेज एसेट मैनेजमेंट कंपनी को कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड में डालना पड़ेगा। दैट इज मेंट बाय इंक्रीमेंटल एयूएम। कितना इंक्रीमेंटल एयूएम? 100 था पहले, अभी 120 हो गया, तो 20 रुपीज इज द इंक्रीमेंटल एयूएम। तो उसका कुछ परसेंट कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड में डालना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। सो यही चीज यहाँ पे बोली गई है। तो एक बार बहुत अच्छे से ये पढ़ना है, मैं फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, इससे क्या क्या सवाल आ सकते हैं। तो ये जो कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड जो अभी बनाया गया हुआ है, उसका कितने करोड़ का कॉर्पस है? उसका कॉर्पस है 33,000 करोड़ का, जिसमें से एएमसी कितना पैसा डालने वाला है? अप्रोक्सीमेटली 3100 करोड़, और बाकी जो भी पैसा रहेगा वो गवर्नमेंट के तरफ से आएगा। ये जो फंड है कब लॉन्च किया गया था? ये जुलाई 2023 में लॉन्च किया था बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। इसके ऊपर का रेगुलेशन करने की किसकी जिम्मेदारी है? सेबी की जिम्मेदारी है। फंड का रिसेट पीरियड है 6 महीने के बाद। ठीक है, और क्या बोला है? जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है ना ईयूएम में, वो भी चीजें 6 महीने के बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को ये कॉर्पोरेट डेट फंड में डालना पड़ेगा। ठीक है, और क्या यार, जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है एसेट मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो भी उनको रिटर्न्स आ रहे हैं, वो भी पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को कॉर्पोरेट डेट फंड के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये जो है, ये जो इन्वेस्टमेंट जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज करेगी ये फंड के मदद से, कहां कहां पे कर सकती है? ऐसे कोई भी सिक्योरिटीज में कर सकती है जहां पे यहाँ पे नाम मेंशन है, बट कितने दिन के मैच्योरिटी के लिए कर सकती है? अप टू 7 days ओनली। ठीक है, डिसाइड कौन करेगा कि लिक्विडिटी स्ट्रेस आया है? सेबी डिसाइड करेगा, क्योंकि उन्होंने ही रेगुलेशंस को बनाया था। आई होप इट इज क्लिस्टर क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझना चाहिए। चलो, नेक्स्ट इज अबाउट 4 मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ एसबीआई। इसके बारे में रिसेंटली मेंशन किया गया था न्यूज़पेपर में। तो रिसेंटली कौन अपॉइंट हुए हैं एसबीआई के डायरेक्टर एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर? दैट इज विनय तोमसे। अनदर वन इज आलोक कुमार चौधरी, अश्विनी कुमार तिवारी एंड महेश कुमार शर्मा। अभी रिसेंटली कौन अपॉइंट हुए हैं? विनय एम टोनसे। ये किसके जगह पे अपॉइंट हुए हैं? स्वामीनाथन जे के जगह पे। किसके? स्वामीनाथन जे के जगह पे। स्वामीनाथन जे कहां पे चले गए हैं? स्वामीनाथन जे आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर अभी हो चुके हैं, तो उनकी जगह जो खाली थी वो रिप्लेस कर ली है विनय एम तोनसे ने। चलिए, नेक्स्ट है अबाउट प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम। एक बार पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन ईएसआई। और जो हमने जो अभी कॉर्पोरेट डेट फंड के बारे में बात किया था, दैट कैन बी आस्क्ड इन सेबीज पेपर और द पीएफआरडीएस पेपर और द आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 एग्जामिनेशन। पढ़ लो, और 1 मिनट पढ़ लो। चलिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फंड निकाला है, पहले से ही फंड है उनका, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड और प्राइस सपोर्ट स्कीम। ये दोनों इनिशिएटिव्स के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? जो फूड प्राइसेस की वोलेटिलिटी है ना, उसको स्टेबलाइज करने का काम किया जाता है अंडर दिस 2 इनिशिएटिव्स। फूड प्राइसेस की वोलेटिलिटी, कभी यार ऑनियन की प्राइसेस 100 रुपीज होती है, कभी वो 150 रुपीज चले जाती है, और कभी वो 50 रुपीज हो जाती है। तो इसी चीज को मैनेज करने के लिए हमारे पास प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है। ठीक है, तो ये जो प्राइसेस का इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है यार? प्राइसेस इंक्रीज कैसी होती है? फॉर एन एग्जांपल, ऑनियन की प्राइसेस कैसे इंक्रीज होगी? फॉर एन एग्जांपल, एक 22 ऑफ नवंबर को मार्केट में ऑनियन की डिमांड है 100 kg, बट सप्लाई कितना है? 50 kg। तो जब डिमांड कोई भी कमोडिटी का बढ़ जाता है विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई, तब जाके आपके कोई भी कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ जाती है। तो इस केस में ऑनियन की बढ़ गई है।
तो अभी गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या करना होगा, सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। जब भी ऑनियन की प्राइसेस बढ़ जाएगी, जब भी ऑनियन की डिमांड ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू सप्लाई, सप्लाई उनको बढ़ाना पड़ेगा। बट सप्लाई बढ़ाने के लिए पहले उनके पास तो कुछ स्टॉक होना चाहिए ना, तभी जाके तो वो सप्लाई बढ़ाएगा। चलो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, ऑनियंस का स्टॉक पहले से ही बाय करके रख देता है। कहां से बाय करता है, मंडी से बाय करता है, मार्केट से बाय करता है। जो भी ऑनियन का मार्केट्स होता है, एग्रीकल्चर मार्केट होता है, वहां से ये चीज को वो बाय कर लेता है और अपने स्टॉक में रखता है। तो जब भी ऐसी ऑनियन के प्राइसेस में वोलैटिलिटी आ जाएगी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, अपना जो भी स्टॉक है वो स्टॉक को निकाल देगा और मार्केट में इन्फ्यूज कर देगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो सप्लाई है और जो डिमांड है वो मैच हो जाएगी। और जब सप्लाई और डिमांड मैच होती है तो क्या हो जाएगा, जो ऑनियन की प्राइस जो फ्लक्चुएट हो रही थी वो स्टेबलाइज हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। तो ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड अभी कौन ऑपरेट करता है, ये अभी ऑपरेट करता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। चलो, तो यहां पे पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। पहले प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड किसने एस्टैब्लिश किया था, पहले किसके अंदर आता था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। बट अभी किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर। कब से आता है, अप्रैल 1 2016 से। ठीक है, इट इज क्लियर। अभी आते हैं प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंदर। प्राइस सपोर्ट स्कीम किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है। यहां पे क्या बोला है, हम कुछ मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, दैट इज एमएसपी देंगे, किसको, फार्मर्स को। किस किस तरह के फार्मर्स को देने की यहाँ पे बात की है, पल्से, ऐसे फार्मर्स जो पल्सेस उगाते हैं, ऑयल सीड्स उगाते हैं और कोपरा की फार्मिंग करते हैं, ऐसे फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की बात की हुई है पीएसएस स्कीम के अंदर। चलो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की क्यों जरूरत होती है, पहले तो आप एक चीज समझ लो, व्हाट इज मेंट बाय डिस्ट्रेस्ड रिटर्न्स। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय डिस्ट्रेस सेल्स। फॉर एन एग्जांपल, फार्मर ने खेती की है पल्सेस की, सपोज तूर दाल की उसने खेती की, तूर दाल वो बेचना चाहता है, उसको उसकी कॉस्ट लगी है तूर दाल बनाने के लिए 150 रुपीज। तो ऑब्वियसली 150 रुपीज उसकी कॉस्ट है, तो उसके ऊपर तो वो बेचेगा ही बेचेगा। ठीक है, जब वो बेचेगा तभी जाके उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट आएगा यार। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है ना, बारिश के चलते या फिर खराब खेती के वजह से जो पल्सेस उगाई जा रही है, तूर दाल उगाई जा रही है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो उसके वजह से मार्केट में ये तूर दाल को कोई खरीदने को देखता नहीं है। ठीक है, तो खरीदेगा नहीं तो जो फार्मर है उसका प्रॉफिट या रेवेन्यू होगा क्या, नहीं होगा। तो गवर्नमेंट फार्मर को दिलासा देता है, गवर्नमेंट फार्मर को गारंटी देता है कि आप टेंशन मत लो, अगर आप खराब क्वालिटी के भी पल्सेस उगा रहे हो, आप खराब क्वालिटी की भी तूर दाल अगर उगा रहे हो ना, हम वो चीज को खरीद लेंगे एक अच्छे दाम पे। कितना दाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट सेट करेगा। जैसे 150 रुपए का उसका कॉस्ट प्राइस है, गवर्नमेंट बोलेगा आप टेंशन मत लो, हम आपको 170 रुपए तो देंगे ही देंगे। कौन से केस में देंगे, ऐसे कोई भी केस में देंगे, अगर आपका कोई क्रॉप नहीं खरीद रहा है, आपका कोई तूर दाल नहीं खरीद रहा है, तो वो केस में हम आपको पैसा दे देंगे। चल, तो ये चीज उन्होंने मिनिमम सपोर्ट स्कीम के अंदर बोली है। तो इस केस में क्या होता है, फार्मर टेंशन फ्री रह जाता है कि यार मेरे क्रॉप्स कैसे भी उग जाए, मेरा वो क्रॉप तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीदेगा ही खरीदेगा। ठीक है, सो यहाँ पे उनको अश्योरिटी मिल जाती है मिनिमम इनकम की। डिस्ट्रेस सेल्स मतलब क्या, ये कंसेप्ट समझ लो ताकि आप ये डिस्क्रिप्टिव में लिख सकते हो आपके आरबीआई या फिर नबार्ड में। ठीक है, डिस्ट्रेस सेल्स, यार कुछ चीज ना फार्मर उगा रहा है, तूर दाल उगा रहा है 150 रुपीज पे, उसका कॉस्ट प्राइस है, बट उसको अगर वो सेल करनी पड़ रही है 150 रुपीज से कम, तो तब हम बोलेंगे कि फार्मर ने डिस्ट्रेस सेल कर दिया है, किसका, आपके तूर दाल का। डिस्ट्रेस सेल इज नथिंग बट द लॉस ऑफ अ फार्मर। चलो, सो डिस्ट्रेस सेल कभी भी दिख गया तो आपको समझना है इट इज अ लॉस फॉर अ फार्मर। चलो, सो ये जो पीएसएस है ना, इसको मैनेज कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो पीएसएस है ना, एक बड़े स्कीम का पार्ट है।
ये बड़े स्कीम का पार्ट कब हो गया? सितंबर 2018 के अंदर हो गया है। ये जो पीएसएस है कौन से स्कीम का पार्ट है यार? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये स्कीम का ये पार्ट है। चलो, तो ये स्कीम में क्या बोला गया है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ परसेंटेज ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी को ही खरीदेंगे। ठीक है, जैसे 100 केजी तुअर दाल का प्रोडक्शन हुआ है ना, उसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बस 25% तूर दाल को खरीदेंगे। कितना? दैट इज 25% ही खरीद सकते हैं। यहाँ पे ऐसा बोला गया था। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को भी बोल दिया है कि आप जो बचा खुचा 15% है ना, वो आप खरीद सकते हो। दैट इज स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके मैक्सिमम 40% ऑफ द प्रोडक्शन खरीद सकते हैं ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट 25% एंड स्टेट गवर्नमेंट मैक्सिमम 15%। ठीक है। However, in June 2023, central government issuing an order removing the 40% ceiling for tur, urad and masoor for the 23-24 season. तो गवर्नमेंट बोलता है कि यार ये तूर, उड़द और मसूर के प्राइसेस ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, इस केस में फार्मर्स का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो बट हम अगर 40% ही बाय करेंगे तो उस केस में बेचारा फार्मर का क्या होगा ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि हम ये जो 40% की सीलिंग है ना, हम उसको निकाल रहे हैं। कौन से क्रॉप्स पे? ये 3 पर्टिकुलर क्रॉप्स पे। कौन कौन से क्रॉप्स यार? तूर, उड़द और मसूर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यार वन वेब इंडिया, वन वेब क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या प्रोवाइड करती है? सैटेलाइट के मदद से, स्पेस सैटेलाइट के मदद से ब्रॉडबैंड सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये जो वन वेब है कौन से बड़े ग्रुप का पार्ट है? वन वेब इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ग्रुप कॉल्ड एज यूटेलसेट। ठीक है, किसका पार्ट है? यूटेलसेट। वन वेब इंडिया क्या है यार? वन वेब कंपनी होगी मान के चलो यूके में। ठीक है, अगर उसने अपनी कंपनी, उसने अगर अपनी सब्सिडरी अगर इंडिया में सेटअप कर दी है, दैट कंपनी इज वन वेब इंडिया। सिंपल। तो ये वन वेब इंडिया को ना अभी रिसेंटली ऑथराइजेशन मिला है। किससे ऑथराइजेशन मिला है? इन स्पेस के तरफ से ऑथराइजेशन मिला है। क्या चीज करने के लिए ऑथराइजेशन मिला है? इनको बोला है कि आप सैटेलाइट के माध्यम से, आप स्पेस सैटेलाइट के माध्यम से ना आप लोगों के घर घर पे इंटरनेट कनेक्शंस पहुंचा सकते हो। इसके पहले इंडिया में ये अप्रूवल, ये ऑथराइजेशन कोई भी इंडस्ट्री को नहीं मिला है, कोई भी कंपनी को नहीं मिला है। तो इसका आपको याद रखना पड़ेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलो, ये इनस्पेस क्या है? ये इनस्पेस एक ऑर्गेनाइजेशन है। किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करता है? ये यही देखता है कि कौन से कंपनी को हमें स्पेस में ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करना है। ये वही देखता है कि स्पेस सेक्टर में इंडिया में क्या क्या रेगुलेशंस होने चाहिए। तो इनस्पेस क्या है यार? एक रेगुलेटरी एंटिटी है फॉर द स्पेस सेक्टर। तो ऑब्वियसली उन्होंने ही लाइसेंस प्रोवाइड किया है। तो इसरो का काम क्या है? इसरो का काम बस रिसर्च और डेवलपमेंट करना है इन द स्पेस सेक्टर। इनस्पेस इज द रेगुलेटरी बॉडी इन द स्पेस सेक्टर। आई होप इट इज क्लियर। तो ये चीज जो मेंशन थी ना, इनस्पेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये चीज आपके स्पेस पॉलिसी में मेंशन थी, जो फरवरी या मार्च मंथ 2023 में आई हुई थी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलो, सो इनस्पेस के चेयरमैन कौन थे? इसके ऊपर सवाल आया था IBPS PO 2021 में, क्योंकि जब इनस्पेस काफी ज्यादा न्यूज में था। Tata Technologies has raised 791 crore from anchor investors. पहले तो एक बहुत सरल सीधी चीज आ सकती है एग्जामिनेशन में, क्या टाटा ग्रुप की कौन सी एनडीटी है जो अभी काफी ज्यादा न्यूज में चल रही है टू लॉन्च इट्स IPO? वो कौन सी कंपनी है? दैट इज टाटा टेक्नोलॉजीज। टाटा टेक्नोलॉजीज ने क्या किया? 791 करोड़ उठाए हैं
एंकर इन्वेस्टर्स है, कितने उठाए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंकर इन्वेस्टर्स क्या है वो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये न्यूज यहाँ पे मेंशन की गई है। चलो, एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं यार? ऐसे कंपनीज जो आईपीओ शुरू होने के पहले ही शेयर्स को खरीद लेते हैं। ठीक है, एंकर इन्वेस्टर्स ऐसे बड़े बड़े कंपनीज जो आईपीओ के लॉन्च होने से पहले ही शेयर्स को खरीद लेते हैं। तो ये खरीदने से क्या होता है? वो कंपनी के शेयर्स को लिक्विडिटी मिल जाती है। ठीक है, और क्या फायदा होता है यार? एज अ इन्वेस्टर मैं देखूंगा ना यार, इतने बड़े कंपनी ने ये पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट किया है, तो वो कंपनी ने इन्वेस्ट किया है तो उनको पता होगा यार ये कंपनी अच्छी है इसलिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर मैं भी देखूंगा कि यार उन्होंने इन्वेस्ट किया ना, तो मैं भी इन्वेस्ट उसमें करना चाहूंगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स काम करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे इन्वेस्टर्स जो मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं लेस देन 2 लाख रुपीस, उसको आप रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हो। चलो, सो रिटेल इन्वेस्टर्स को एक क्या बोलते हैं, एक ये मिल जाएगा, एक किक मिल जाएगी कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बड़े वाले ऑर्गेनाइजेशन ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। बड़ा वाला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? उसको हम एंकर इन्वेस्टर बोलते हैं। उनको मिनिमम कितना पैसा शेयर्स लेने के लिए डालना पड़ेगा? दैट इज मिनिमम 10 करोड़ रुपीस। कितना? मिनिमम 10 करोड़ रुपीस। वो जो उन्होंने पैसा डाला हुआ है आईपीओ लॉन्च होने के बाद कितने दिन तक मिनिमम उनको वो पैसा वो कंपनी के शेयर्स में रखना पड़ेगा? दैट इज अप टू 30 डेज। फॉर एन एग्जांपल, टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ मार्केट में आता है 1 दिसंबर को, तो ये एंकर इन्वेस्टर को बोला जाता है कि 30 दिन तक, दैट इज 30 दिसंबर तक आप कोई भी हालत में ये पैसा सेल नहीं कर सकते हो, ये शेयर्स को सेल नहीं कर सकते हो। चल, ये एंकर इन्वेस्टर या 10 करोड़ मिनिमम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा पैसा देना इनके लिए भी तो अफोर्डेबल होना चाहिए ना। तो इसलिए उनको बोला है आप पूरा मत इन्वेस्ट करो, आप क्या करो 25% स्टार्टिंग में हमें दे दो। ठीक है, और बाकी का जो 75% होता है ना, आईपीओ चालू होने से 2 दिन पहले आप दे देना हमें। ठीक है, आईपीओ का जो इन्वेस्टमेंट चालू होने के 2 दिन पहले आप हमें दे देना। ठीक है, सपोज एन एग्जांपल, आईपीओ का अनाउंसमेंट किया है टाटा टेक्नोलॉजीज ने। उन्होंने बोला है कि 15 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक जो भी इन्वेस्टर को पैसा इन्वेस्ट करना है वो लगा सकते हैं। ठीक है, कौन इन्वेस्टर? किसी भी तरह के इन्वेस्टर, हम जैसे लोग, बड़े बड़े कंपनीज, कोई भी। 30 दिसंबर। तो यहां पे एंकर इन्वेस्टर्स को बोला जाता है कि 20 दिसंबर तक आपको हमें पूरा का पूरा बचा हुआ 75% दे देना है। ठीक है, सो कब तक उनको देना पड़ेगा? 28 दिसंबर को एंकर इन्वेस्टर को 75% रिमेनिंग अमाउंट पूरा का पूरा दे देना पड़ेगा। ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ एंकर इन्वेस्टर का सवाल आया था आईएफएससीए ग्रेड ए में, और सेबी के 1 या 2 साल पहले जो भी पेपर हुआ था उसमें भी ये सवाल पूछा गया था। तो याद रखिए ये एंकर इन्वेस्टर्स का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस हैज बीन मेंशन्ड इन द इक्विटी चैप्टर्स ऑफ योर फाइनेंस सिलेबस ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। यस, सो यूएसए में हमारे इंडिया के कितने इलीगल इमाइग्रेंट्स है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट किसने दी है? प्यू रिसर्च सेंटर ने। यहाँ पे बोला है यार इंडियंस ना यूएसए में इलीगली रह रहे हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उनका वीजा खत्म होने के बाद भी वो यूएसए में रह रहे हैं, ये चीज उन्होंने बोली है। ऐसी कितनी इलीगल पॉपुलेशन यूएसए में है? बहुत है, जिसमें इंडिया कहां पे रैंक कर रहा है इलीगल पॉपुलेशन के नंबर में? 3rd नंबर पे स्टैंड कर रहा है। कितना अप्रोक्सीमेटली लोग है यार? 7,25,000 लोग इंडियंस इलीगली रह रहे यूएसए में, ऐसा बताया जा रहा है। नेक्स्ट इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ये जो फ्रेमवर्क है काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट है।
एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से और समझने के भी पर्सपेक्टिव से। अगर आपके अभी आरबीआई ग्रेड भी इंटरव्यूज चल रहे हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप इंटरनेशनल रिलेशंस के बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप जियोपॉलिटिक्स में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्टिव पेपर? सर आया हुआ है ये क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया था? आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 2023 में ये सवाल आया हुआ था। चलो, तो यहाँ पे क्या बात की हुई है, ये देखो बहुत हवा मची हुई है ये कंसेप्ट के बारे में, पर कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या बात की हुई है, ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का पहले फुल फॉर्म आप देख लो, ठीक है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी, कौन से कंट्रीज की प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं हम? 14 कंट्रीज के प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं। कौन से 14 कंट्रीज है? यहाँ पे आप देख लेना, ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, फिजी, इंडिया, और ये 14 कंट्रीज है आपकी। तो ये 14 कंट्रीज में प्रॉस्पेरिटी की, उनके डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यार अगर कोई कंट्री में स्ट्रेसफुल सिनेरियो हो, वो कंट्री की अगर इकोनॉमी पूरी की पूरी गिर गई हो, तो ये जो 14 नेशन है ना, आपस में बात करेंगे और उनमें से ही एक मेंबर को सपोर्ट करेंगे जिनकी इकोनॉमी गिर गई है। फॉर एन एग्जाम्पल, इंडोनेशिया की इकोनॉमी गिर गई है, वहां पे कुछ चीजें चल रही है जिसकी वजह से वहां पे इकोनॉमी का डाउनफॉल हो रहा है कंटिन्यूअसली। या फिर इंडोनेशिया में मान के चलो कि कुछ भी ले लो, इंडोनेशिया, कोविड का टाइम ले लो, इंडोनेशिया में मान के चलो कि एक टाइम ऐसा था वहां पे कोविड-19 वैक्सीन ही नहीं थी। तो ये बाकी के बचे हुए 13 कंट्रीज क्या करेंगे? इंडोनेशिया की मदद करेंगे। किस चीज में? उनको वैक्सीन पहुंचाने के चीज में, ठीक है। तो आपस में एक दूसरे की मदद करने के लिए ये 14 नेशंस ने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। वही एग्रीमेंट को हम IPEF सप्लाई चेन एग्रीमेंट बोलते हैं। तो इसमें ना 4 पिलर है। कौन कौन से 4 पिलर? ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू याद रखो, इंडिया जो ना ट्रेड को छोड़ के बाकी सारे पिलर्स का मेंबर है, ठीक है, फुल टाइम मेंबर है। किस किस का? सप्लाई चेन, इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी का। क्या होता है हम आगे देख लेंगे, ठीक है। तो 4 पिलर से कौन कौन से? पहला पिलर अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो कौन सा है? ट्रेड। सेकंड पिलर सप्लाई चेन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। चलो, तो ये पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3, पिलर 4 क्या बताता है वो हम देखते हैं, ठीक है। पिलर 2 क्या बता रहा है? सप्लाई चेन। यार एक कंट्री दूसरे कंट्री में आराम से अपने गुड्स भेजने चाहिए, ये चीज की बात पिलर 2 में बोली गई है। वहां पे इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। अगर यार इंडिया है, अगर हमें दूसरी कंट्री बोल रही है, कौन सी? यूएसए, कि ना इंडिया के गुड्स पे हम 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, इंडिया के गुड्स पे हम 100% टैक्स लगाएंगे, तो जिसके मदद से इंडिया के गुड्स, इंडिया के एक्सपोर्ट्स आसानी से बाहर के कंट्रीज में मूव हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसी चीज को रोकने के लिए सारे के सारे कंट्रीज ने एग्रीमेंट आपस में साइन किया हुआ है। क्लीन इकोनॉमी, नाम से ही पता चल रहा है, ये 14 कंट्रीज ना आपस में एक दूसरे से बात करेंगे और देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज को कैसे मिटिगेट कर सकता है। इंडिया अपने बारे में बताएगा, यार हमने फेम स्कीम लॉन्च की है, हमने सतत स्कीम लॉन्च की है, इसके मदद से ना हमारे कंट्री में रिन्यूएबल एनर्जी का काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, हमारे कंट्री में ना पोल्यूशन काफी ज्यादा कम हुआ है। तो ये चीज हम बाहर के कंट्रीज को बताएंगे। तो ऐसे ही बाहर के कंट्रीज भी हमें बताएंगे कि क्लीन इकोनॉमी के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। फेयर इकोनॉमी में, फेयर इकोनॉमी में बोला है कि यार करप्शन को ना हमें ये 14 कंट्रीज से पूरा का पूरा भगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ आइडिया शेयर करेगी, ठीक है। और क्या बोला है? जो हमें टैक्स है ना, जो अभी मैंने बताया था आपको कि इंपोर्ट ड्यूटी लगने वाला है हमारे गुड्स को बाहर कंट्री में जाके, तो वो टैक्सेस को ना हमें कम करना है, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। ट्रेड का पार्ट क्यों नहीं बना है? जो हमारा फर्स्ट पिलर है ट्रेड, उसका इंडिया पार्ट क्यों नहीं बना है? क्योंकि यार उसमें लेबर इश्यूज है इंडिया में कुछ, ठीक है। इंडिया नहीं चाहता है कि लेबर वर्कफोर्स को कुछ दिक्कत हो
इसके लिए उसने ये पिलर को साइन नहीं किया है अब तक, तो याद रखिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ जैसे नॉर्मल सी चीज है वो आपको पता होना चाहिए। आईपीएफ जो ये 14 कंट्रीज है ना, दिस रिप्रेजेंट 40% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड नियरली 28% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। ये आईपीएफ कब लॉन्च किया है? 2022 में लॉन्च किया है। आईपीएफ किसने लॉन्च किया है? यूएसए ने लॉन्च किया है विद द अदर कंट्रीज ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। आईपीएफ यूएसए ने लॉन्च किया है, यूएसए ने इनिशिएटिव लिया था विद द अदर कंट्रीज ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। कहां पे लॉन्च किया था? टोक्यो में लॉन्च किया था। कहां पे? टोक्यो जापान में लॉन्च किया था। ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। न्यूज एट, कुछ नहीं, ये तो बहुत इजी न्यूज है, शायद हमने 4-5 दिन पहले भी पढ़ी होगी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के जो चेयर है, जो चेयरमैन है, जो डायरेक्टर जनरल है, उन्होंने क्या बोला है कि हमेशा चाइना ही एक्सेड करेगा ऑयल डिमांड में विथ रिस्पेक्ट टू इंडियाज डिमांड। उन्होंने बोला है कि चाइना में ही सबसे ज्यादा ऑयल की डिमांड रहेगी अगर हम इंडिया के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो, ठीक है। और सबसे ज्यादा कहां पे रहेगी? यूएसए में रहेगी, ठीक है। सो उन्होंने बोला है कि यूएसए ही सबसे ज्यादा ऑयल का कंज्यूमर रहेगा, सेकंड नंबर पे चाइना आएगा, थर्ड नंबर पे इंडिया आएगा, ठीक है। उन्होंने 2040 तक का ये प्रोजेक्शन कर दिया है। चलो, सो इसके चेयर कौन है? फती बिरोल है, पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर से आईईए का फ्रांस में, दैट इज इन पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। उन्होंने क्या बताया यार कि इंडिया अभी कितना कंज्यूम कर रहा है? 5.5 मिलियन बीपीडीज, इतना वो ऑयल को अभी कंज्यूम कर रहा है। बीपीडीज इज बैरल्स पर डे, वाओ, ठीक है। 2040 तक कितना करेगा? दैट इज 8.4 मिलियन बीपीडी। बट ये आधा है, ये हमारा आधा कंजम्पशन है अगर हम चाइना की कंजम्पशन की बात करें तो। चाइना का कितना है? 17 मिलियन बीपीडी। इंडिया का कितना है? 8.4 मिलियन बीपीडी। ये प्रोजेक्शन किसने किया है? आईईए ने किया है बाय 2040। ये आईबीपीएस पीओ 2023 का सवाल था। ऐसा नहीं, इसी लाइंस पे सवाल पूछा गया था कि इंडिया का रैंक क्या है इन द ऑयल रिफाइनिंग। क्या है? इंडिया का रैंक क्या है? ऑयल रिफाइनिंग। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। चलो, सो आरबीआई के हैंडबुक पब्लिश की गई है आरबीआई ने ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स। उसमें का कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो बिजनेस स्टैंडर्ड ने डाला था आज के पेपर में। उन्होंने बताया है 2022-23 में ना, दैट इज पिछले फाइनेंशियल ईयर में ना, एग्रीकल्चरल लेबरर्स का इनकम ना बहुत कम था। हर दिन एग्रीकल्चरल लेबरर को कितना वेज मिलता था, कितना पैसा मिलता था? 345.7 रुपीज ओनली। But this wage is 7% higher than 21-2022, ठीक है। कौन से स्टेट्स में सबसे ज्यादा ये वेजेस, सबसे कम वेजेस देखने के लिए मिले हमें? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे कम वेजेस ये 3 स्टेट्स में देखने के लिए मिले हैं फॉर बोथ वर्कर्स, एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रियल वर्कर्स और द सर्विस सेक्टर वर्कर्स, ठीक है। पता होना चाहिए यार, जीडीपी कितनी है? 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर एज ऑफ नाउ। उसमें से सबसे बड़ा कौन सा स्टेट है जो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है? ये चीज हमने 4-5 दिन पहले पढ़ी थी। कौन सा स्टेट है यार? महाराष्ट्र है। कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र है। पता होना चाहिए। ऐसे सवाल इंटरव्यूज में आजकल पूछे जा रहे हैं और आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। चलो, तो यहाँ पे नीति आयोग का एक रिपोर्ट था। उन्होंने बोला है कि यार काम करने वाले तो 100 लोग हैं, बट उसमें से 15% लोगों को ही, दैट इज 15% लोगों को ही हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट दिया जा रहा है बाय द कंपनीज, बाय देयर एम्प्लॉयर्स, जो कि बहुत बुरी सिचुएशन है इंडिया में। क्यों? क्योंकि यार मेडिकल इन्फ्लेशन ना कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। आप अगर हॉस्पिटल में अभी जाते हो और आप 10 साल पहले जाते थे, तब आपको अगर 1 रुपए में अगर एक गोली मिलती थी तो वही गोली आपको 50 रुपए में मिल रही है। पहले अगर ट्रीटमेंट आपका 100 रुपए में होता था तो वही अभी ट्रीटमेंट 1000 रुपए में हो रहा है। तो हमारे कंट्री में मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। कितना है? 14% है। तो इसके बावजूद भी हमारे जो एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉयज की मदद नहीं करते हैं। मतलब क्या नहीं करते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस सपोर्ट वो अपने एम्प्लॉयज को नहीं देते हैं। कितने? बस
ऐसे 15% लोगों को ही ऑफ द एंटायर वर्कफोर्स हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है बाय देयर एम्प्लॉयर्स। ठीक है, और ये जो डेटा है, डेटा पे ध्यान मत दीजिए, बस यहाँ पे याद रखो कि 15% और 14% याद रख लीजिए। चलो, दिस इज द लास्ट न्यूज। एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज, व्हाट इज मींट बाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? लेमैन लैंग्वेज में तो सबको पता है क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कि एप्पल अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप कर रहा है, एप्पल अगर अपनी आईटी कंपनी इंडिया में सेटअप कर रहा है, सो दैट इज नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई भी फॉरेन इंडस्ट्री, कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में अपना प्लांट या फिर अपना पूरा बेस सेटअप कर रही है, तो उसको आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलोगे इन अ लेमैन टर्म्स, इन अ लेमैन टर्म्स। ठीक है, डेफिनेशन कुछ और है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर उसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं। कल ही हमने बताया था ना पी नोट्स के कंसेप्ट में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? ऐसे इन्वेस्टर्स, ऐसे बाहर के कंपनीज जो इंडिया के सिक्योरिटी मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। सिक्योरिटीज मार्केट, शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, यहां पे अगर पैसा वो लगा रहे हैं तो उसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। तो चलो, ये तो लेमैन लैंग्वेज हो गई यार। बट आरबीआई के फंक्शन और वर्किंग डॉक्यूमेंट में जो 350 पेजेस की डॉक्यूमेंट आती है, वहां पे क्या चीजें मेंशन की गई हुई है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पहले डेफिनेशन है, अगर बाहर की कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है मोर देन 10% ऑफ द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, देन इट वुड बी कॉल्ड एज अ एफडीआई। ठीक है, अदरवाइज इट वुड बी कॉल्ड एज अ एफआईआई। फॉर एन एग्जाम्पल, रिलायंस के 100 शेयर्स हैं। रिलायंस के 100 शेयर्स में बाहर की कंपनी एप्पल, एप्पल अगर उसके 10 या 10 के शेयर्स को, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का पहले कंसेप्ट समझ लो। 10 शेयर्स है उसके, रिलायंस के 10 शेयर्स को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे इनटू द प्राइस ऑफ शेयर दैट इज इन द मार्केट, कितना प्राइस है यार? 1000। एक प्राइस है शेयर का 100 रुपीज, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया? 1000 रुपीज। ठीक है, मतलब क्या? मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। मार्केट प्राइस अभी क्या है शेयर की? 100 रुपीज। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मार्केट में? 10। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 1000 रुपीज। तो अभी अगर एप्पल रिलायंस में मिनिमम 10% का इन्वेस्टमेंट कर रही है, सो दैट वुड बी कॉल्ड एज अ एफडीआई। दैट इज 1000 में से अगर 100 रुपीज का भी इन्वेस्टमेंट कर रही है बाय एप्पल, तो हम बोलेंगे कि एप्पल ने रिलायंस में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, और उसका अलग और एक डेफिनेशन भी है अनलिस्टेड कंपनी के लिए। अनलिस्टेड कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो मार्केट में लिस्ट ही नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, राहुल XYZ लिमिटेड इज द कंपनी, वो मार्केट में लिस्ट ही नहीं है। तो एप्पल ने अगर राहुल XYZ लिमिटेड में कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, 1% का या 0.5% का या 0.001% का भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एफडीआई ही बोलेंगे। सो अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है या फिर लिस्टेड कंपनी में 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उसको हम एफडीआई बोलेंगे। ठीक है, तो अगर लिस्टेड कंपनी में अगर 10% से कम का इन्वेस्टमेंट है, तो उस केस में आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोलोगे, दैट इज एफआईआई बोलोगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर। मैंने इतने डिटेल में आपको पढ़ाया है, ये इतनी डिटेलिंग आपके फेज 1 में भी हेल्पफुल होती है और फेज 2 में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स का कंसेप्ट फेज 2 का कंसेप्ट है, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। ठीक है, आईपीएफ फेज 1 में भी आएगा, फेज 2 में भी आएगा, बट उसका जो डिटेलिंग है वो आपकी ईएसआई में पूछा जाता है। ठीक है, लास्ट न्यूज क्या देखा था आपने? एफडीआई और एफआईआई। एफडीआई और एफआईआई का ये जो क्या बोलते हैं उसको, जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, और साथ ही साथ आपके फेज 2 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं सारी चीजें डिटेल में कवर करना चाहता हूं ये मेरे बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर एनालिसिस के सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक बात बोली गई है कि सबसे ज्यादा इंडिया में कौन से कंट्री ने
इन्वेस्टमेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई, इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट शेयर्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो सबसे ज्यादा कौन से कंपनी में, कौन से कंट्री ने इंडिया में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है? अगर हम अप्रैल टू सितंबर तक की बात करें तो दैट कंपनी, दैट कंट्री इज सिंगापुर, ठीक है। अप्रैल और सितंबर की हम बात कर रहे हैं। सिंगापुर के बाद कौन है यार इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला सबसे बड़ा कंट्री? मॉरिशस, जापान, यूएसए एंड नीदरलैंड, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो इक्विटी इन्फ्लोज है ना, कुछ सेक्टर्स में कम हो गए हैं, कुछ सेक्टर्स में बढ़ गए हैं। कौन से सेक्टर्स में बढ़ गए यार? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज, ये सेक्टर में एफडी या इक्विटी बढ़ गया है। कौन से सेक्टर में कम हुए हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ट्रेडिंग, सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, फार्मा एंड केमिकल्स, यहाँ पे कम हो गया है। सबसे ज्यादा एफडीआई कौन से स्टेट में आया है? ऑब्वियसली महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है और सबसे ज्यादा वहीं पे एफडीआई आया हुआ है। कब की हम बात कर रहे हैं? अगेन अप्रैल टू सितंबर की बात कर रहे हैं, 6 महीने की हम बात कर रहे हैं। कितना आया है हमारे पास ये पीरियड में? $7.95 बिलियन आया है। उसके बाद कौन से स्टेट में आया है? उसके बाद आया है आपके कर्नाटका में, ठीक है, याद रखिए। चलिए, I hope everything is clear, everything is sorted. I tried to simplify every single thing. If you like the video, kindly do let me in the comment section. Your comments are much more valuable to me as I have recently started this initiative on the eve of Lakshmi Pujan 2023. So your comments matters to me a lot. So kindly let me know in the comment section. And here's the quote for you: be stubborn for your dreams. आप आपके ड्रीम्स के लिए जिद पकड़ के रहिए। अगर आप उतने जिद से, उतने जोश से, उतना अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो आप डेफिनेटली आपके ड्रीम्स अचीव कर लोगे ही लोगे, ठीक है। जस्ट बी have confidence on yourself, be patient, be hustling, and achieve whatever it takes to accomplish your dreams. I hope it is crystal clear. Thank you so much.